नमस्कार दोस्तों, आपके अपने काउंट क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती L1 और L2 दोनों के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक साथियों जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए रीट भर्ती परीक्षा के, उन सभी पेपरों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पेपर में प्रश्न आने की संभावना होती है, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, वो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। जो असत्य है उनको बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। और चौथा और अंतिम जो ऑप्शन हमारा वो है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वो हमको बताना है। तो विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी कथन सत्य है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चा समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो साथियों, इसमें बी, सी और डी ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें असत्य पूछा है तो केवल ए असत्य होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, रिक्त स्थान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकास। जब विकास होता है साथियों, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण क्रमबद्ध और प्रगतिशील से क्या होते हैं, परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। जो बचपन की विशेषता नहीं है वो हमको बताना है। प्राक-टोली की आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौनों की आयु। तो दोस्तों, जो बचपन की विशेषता नहीं है वो होगी इनमें से सवाल करने की आयु, इसमें साथियों बचपन की विशेषता में शामिल है। खिलौनों की आयु, ये भी इसमें शामिल है। अनुकरणीय आयु, ये भी शामिल है। लेकिन प्राक-टोले की जो अवस्था है साथियों, ये आयु है, ये इसमें शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, प्राक-टोले की आयु। काफ़ी अच्छा प्रश्न था साथियों। और ऐसे प्रश्न एक परिभाषा से संबंधित पूछे जाते हैं जिसमें बचपन की या बाल्यावस्था की या शैशवावस्था की इसमें विशेषता पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति एवं पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो साथियों, प्रकृति एवं पोषण की बात की जा रही है। इसमें जो प्रकृति और पोषण है साथियों, ये आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित हर बार साथियों एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न को याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, वो बुद्धि लब्धि से संबंधित है। इसमें प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि पूछी है, कितनी होती है, 130, 140, 55 या 120। तो साथियों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी आईक्यू होती है साथियों, वो होती है 140 या उससे अधिक। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। और साथियों, सामान्य रूप से अगर पूछा जाए कि सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू है वो कितनी होती है, तो इसकी होती है साथियों सामान्य वालों की 91 से 110। ठीक है, ये सामान्य बच्चों की आईक्यू है। अगर पिछड़े बच्चों की या मंदबुद्धि बालकों की आईक्यू आपसे पूछे तो वो साथियों मंदबुद्धि और पिछड़े बच्चों की आईक्यू होती है 81 से 90। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया है। एक प्रश्न साथियों बार बार रिपीट होता है, वो है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो व क्रो के जो अनुसार साथियों मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनकी आईक्यू कितनी बताइए, तो वो क्रो एंड क्रो ने 70 से कम बताइए दोस्तों। क्या बताइए, 70 से कम। और बर्ट ने एक परिभाषा दी है पिछड़े बच्चों के लिए। जो पिछड़े जो बच्चे होते हैं साथियों
उनकी IQ बताइए 85 से कम। तो ये 2 परिभाषा है साथियों, इनको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमता और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्या हो रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का हमको ध्यान क्यों रखना चाहिए, ये साथियों प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है, यह समझने के लिए कि छात्र की सीखने की जो क्षमता है उसमें समर्थ है या असमर्थ है, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये महसूस नहीं किया जाए तो विशिष्ट महसूस नहीं करवाना। ठीक है, और अंतर जो है वो कम भी नहीं करवाना, और ये छात्र छात्रा को प्रदर्शन को नहीं जानना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं होगा साथियों, डी ऑप्शन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों अगर क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो साथियों प्रीवियस पेपर के महत्वपूर्ण हम प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों अगला प्रश्न पूछा है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। इसमें मानसिक आयु पूछिए साथियों, IQ दे रखी है और वास्तविक आयु भी इसमें उपलब्ध है। तो जो मानसिक आयु की अगर साथियों हम बात करें IQ की, मेंटल एबिलिटी की, तो ये बुद्धि लब्धि के जो सूत्र है साथियों होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, ये इसका सूत्र है साथियों, इसके माध्यम से हल किया जाता है। तो मानसिक आयु इसमें कितनी दी गई है, ये साथियों दी नहीं गई है, इसमें पूछिए। ठीक है, और हमारी जो वास्तविक आयु है 16 है, और इसको मल्टीपल 100 से कर देंगे साथियों, बराबर में IQ जो दे रखी है वो दे रखी है 75। इस 75 को यहाँ पर बराबर से इधर लाएंगे तो यहाँ से कट के नीचे आ जाएगा, और इसको हम काटेंगे साथियों, 5 चीती 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 चौका 16, अब 4 तिया 12, तो एक्स की वैल्यू जो आई है 12 आई है साथियों। तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 12 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। और ये IQ या फिर मानसिक आयु या फिर वास्तविक आयु साथियों, ये प्रश्न हर बार एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको इनका सूत्र भी याद रखना है और इसको कैसे हल करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, गुल्फोर्ड ने या थॉमसन ने। तो साथियों इसमें जो प्रतिदर्श की बात कर रहा है, ये प्रतिदर्श जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा थॉमसन। जो प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया साथियों, थॉमसन ने दिया। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने इसमें कौन सा सिद्धांत दिया है साथियों, थॉर्नडाइक का है बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, एग्जाम पूछा गया प्रश्न ये भी कि बहुकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का वो किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। गिलफोर्ड की अगर बात करें साथियों, इसने काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, आप जितने पीरियड पेपर देखेंगे उन सब में आपको दिखेगा त्रिआयामी या 3D से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें 120 कोष है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। थर्स्टन की अगर बात करें साथियों, तो थर्स्टन ने जो कारक दिया था वो दिया था समूह कारक। ठीक है, समूह कारक। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रदाय परीक्षण। तो साथियों इसमें जो प्रक्षेपी है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथ ही ये एक प्रक्षेपी विधि है, और जो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है साथियों ये दी थी हेनरी मुरे। ठीक है, हेनरी मुर्रे ने ये परिभाषा दी, ये सिद्धांत दी है दोस्तों। इसमें अगर बात करें तो ये TAT थेमेटिक एसोसिएशन टेस्ट, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम है। साथियों इसमें कुल कार्ड की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो इसमें जो रंगीन कार्ड हैं वो हो जाएंगे 30 कार्ड। ठीक है, और एक पूछा जाता है सादा कार्ड
जो है साथियों 1। तो टोटल कितने हो गए? 31 कार्ड है इसमें। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है हमको बताना है। अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो दोस्तों जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा अपसारी चिंतन। ठीक है, जो चिंतन हमेशा अपसारी खुला हुआ साथियों वो सृजनशीलता में शामिल किया गया है। ठीक है, और अभिसारी होता है बंद जो चिंतन होता है जिसकी जो सोचने की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध करने में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो साथियों समायोजन की अगर बात करें तो जो बढ़ावा देती है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति है जो समायोजन को क्या देती है? बढ़ावा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारा प्रश्न है साथियों प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नवता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके जो लक्षण है दोस्तों वो होते हैं, जो अभिव्यक्ति होती है उसमें क्या पाई जाती है? नव्यता पाई जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासा प्रिय होते हैं। तो ये भी ठीक है साथियों। वार्तालाप प्रियता ये कोई ज़रूरी नहीं है। अति सक्रियता ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला और दूसरा, बी ऑप्शन जो है साथियों ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है हमारा वो है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला किसने दिया? जो ये फार्मूला है ये फार्मूला किसने दिया? IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। तो ये साथियों सिद्धांत जो किसने दिया है? तो साथियों इसका पहला ऑप्शन है विलियम स्टर्न, दूसरा ऑप्शन टर्मन, तीसरा बीनेर, चौथा गाल्टन। तो ये जो हम बोल सकते हैं फार्मूला दिया था वो दिया था विलियम स्टर्न और टर्मन। साथियों दोनों ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर है। इन दोनों ही ने ही मिलकर साथियों ये IQ का फार्मूला दिया था, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न तो काफ़ी बार रिपीट होता है साथियों एग्जाम में, और अक्सर एक या दो प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं यहाँ से। साथियों हर पेपर में 2 या 3 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखो कैसे पूछा गया है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है? डिसकैलकुलिया की, डिसग्राफिया की, डिसलेक्सिया की, डिसफेजिया की। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। जो पढ़ने में, तर्क करने में और जो सामाजिक विज्ञान है ये ग्रेड में कमी है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है साथियों ये इसको समस्या है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो अब पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, जो पूछा जाता है जो गणित संबंधी जो विकृति पाई जाती है, अधिगम्य क्षमता पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वहाँ ऑप्शन में ये चारों देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो गणित में जो समस्या पाती है, अधिगम्य क्षमता पाती है, वो होता है डिसकैलकुलिया। और एक आता है प्रश्न साथियों लेखन में अगर कोई समस्या आ रही है, अधिगम्य क्षमता हो रही है, तो वहाँ होता है जो आंसर वो होता है डिसग्राफिया। पढ़ने में संबंधी जो विकृति आ रही है तो डिसलेक्सिया, और बोलने से संबंधित विकृति आ रही है तो साथियों डिस्फेजिया। ठीक है, तो ये कुछ अधिगम्य क्षमता है जो साथियों अक्सर एग्जाम में रिपीट होती है। इनको आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है एक परिभाषा से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, केवेंकर के द्वारा या गेट्स एम
अन्य के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ये जो परिभाषा दी है साथियों, किसने दी है? ये दी है साथियों वुडवर्थ ने। किसने दी है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, क्रोनगेट्स ने। इसका जो सही उत्तर है वो होगा साथियों स्किनर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्किनर ने उत्तरोत्तर सामंजस्य बताया है। ठीक है, उत्तरोत्तर अनुकूलन भी कभी कभी यहाँ पर आ जाता है, तो ये परिभाषा स्किनर की है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों, वो है कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। तो यह अधिगम किस प्रकार का है, आपको यह बताना है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, द्विपक्षीय होगा, शून्य स्थानांतरण होगा। अधिगम स्थानांतरण की बात करें साथियों, तो इसमें हो रहा है सकारात्मक, क्योंकि उन्होंने जो विद्यालय में सीखा था सृष्टि ने, वो दुकानदार के पास जाकर उस गलती को सुधरवा रही है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ है। लेकिन साथियों यही ज्ञान अगर उल्टा पड़ जाता है, यहाँ पर जो है सीखा है वो दूसरे जो क्षेत्र है उसमें साथियों समस्या पैदा कर रहा है, तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे एक बच्चे ने हिंदी में लिंग सीखे, लिंग कितने प्रकार के हैं वहाँ सीखा उसने, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अब वही समस्या इसको संस्कृत भाषा पढ़ने में आ रही है, वहाँ अगर हम लिंग पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के हैं। तो ऐसे जो प्रश्न है साथियों नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण को प्रभाव देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ये भी आपको याद रखना है। और द्विपक्षीय जो अधिगम स्थानांतरण है साथियों, उसमें होता है कि एक पक्ष का जो कौशल है साथियों वो किसी दूसरे पक्ष में आपके लिए मददगार हो, एक क्षेत्र का कौशल दूसरे क्षेत्र में चला जाए या मदद करे, तो वो द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण है। जैसे एक बच्चा दाएं हाथ से भी लिखता है और वो कौशल उसके बाएं हाथ में भी विकसित हो जाए, तो साथियों द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी अच्छा है साथियों, पूछा गया है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? द्वंद्व कहलाएगा, कुंठा कहलाएगा, चिंता कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि एक समय में अगर दो विपरीत इच्छाएं हो रही हैं तो वहाँ पर द्वंद्व होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। और एक बार पूछा गया था कुंठा, तो साथियों कुंठा क्या होती है? कुंठा होती है साथियों जब किसी व्यक्ति के मन में कुछ पाने की इच्छा हो। ठीक है, कुछ पाने की इच्छा है और वह जो इच्छा है साथियों समय के अनुकूल नहीं है, परिस्थिति नहीं है उसे पाने की, तो उस समय कुंठा पैदा होती है साथियों। अगर किसी की इच्छा है कुछ पाने की और उस समय उसको उसकी परिस्थिति नहीं है उसे प्राप्त करने की, तो साथियों वहाँ पर कुंठा होगी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि चिंता क्या है, तो साथियों चिंता किसी भी बात को लेकर जो भय और आशंका होती है, तो हमको चिंता का क्या देती है? विषय देती है। ठीक है, अगर भय और आशंका की कहीं पर संभावना होती है। दबाव की बात करें साथियों, जो दबाव होता है वो एक व्यक्ति विशेष द्वारा दूसरे पर जो प्रेशर दिया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, वो वहाँ पर दबाव माना जाता है। साथियों ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, तो कुंठा इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक द्वंद्व जो पूछा गया है, ये इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो साथियों पुनर्बलन सिद्धांत की अगर बात करें तो किसे कहते हैं ये हमको बताना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसमें पुनर्बलन का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो साथियों स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है, क्रिया प्रसूत, इससे साथियों पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया साथियों? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, साथियों शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है ये दिया था पावलॉव महोदय ने। पावलॉव, जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये आपको याद होना चाहिए। अंतर्दृष्टि सूत्र की बात अगर साथियों हम बात करें तो ये दिया था मैक्स वर्दीमर ने। ठीक है, मैक्स वर्दीमर। स्किनर ने साथियों चूहा पर प्रयोग किया था अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और पावलॉव ने कुत्ता पर किया था, और मैक्स वर्दीमर ने अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत साथियों चिंपाजी जो कोहलर ने किया था वो अंतर्दृष्टि की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो साथियों
ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको हमारी क्लास साथियों अच्छी लग रही हो तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो हम क्लास लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। शेयर करने के बाद में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे जो पिछले जो प्रीवियस पेपर है हमने जो साथ ही प्ले लिस्ट बना रखी है उनको जाकर देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाती है। तो साथ ही इसमें से जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाती है वो हमको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया इसमें है, वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो उपहार प्राप्त करना साथियों ये अभिप्रेरणा नहीं दर्शाती आंतरिक वाली। नेक्स्ट है, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी। तो साथियों इसमें भी टीवी देख सकेगी तो ये कोई मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं दर्शा रही है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम अंक प्राप्त करना, विद्यालय में नाम रोशन करना चाहती है। तो विद्यालय नाम रोशन करना ये कोई आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है साथियों। नेक्स्ट है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत की तलाश कर रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो साथियों यहाँ कहीं ना कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा जाग रही है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। जो नहीं किया वो हमको बताना है। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, बीएस ब्लूम ने साथियों। तो इसमें से जो अधिगम सिद्धांत नहीं दिया वो है बीएस ब्लूम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अधिगम का थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, ये सिद्धांत सबने दिए हैं। तो साथियों हम बात करें कोहलर की तो अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत आ जाएगा, इसका चिंपांजी प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयास और भूल पर। स्किनर ने क्रिया प्रसूति जो भी मैंने बताया था, ठीक है। ब्लूम महोदय ने साथियों ब्लूम सिद्धांत दिया था, उसके 3 क्षेत्र बताए थे। जो ब्लूम सिद्धांत था ज्ञानात्मक, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न साथियों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये जो 3 क्षेत्र साथियों ये ब्लूम महोदय ने बताए थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों उस पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पत्र है और हमारा जो प्रश्न है वो पूछा गया कि बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न के लिए कहना क्या दर्शाता है। तो साथियों इसमें जो दर्शाता है वो हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा, बच्चे की प्रकृति रुचि और सीखने में, जो प्रकृति रुचि है उसको सीखने में शामिल होने वाली जो जिज्ञासा है उसको कम करता है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, आरटी से संबंधित है। हर बार आरटी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह जो काम है वो निर्धारित कितने घंटे हैं हमको बताना है। 40, 42, 45 या फिर 48। साथियों आरटी में जो निर्धारित घंटे बताए गए हैं वो है 45 घंटे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथ ही प्राथमिक स्तर पर आपको मैं बता दूं जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है सामान्य रूप से 30:1 होता है। अगर बच्चे 200 से अधिक हमारे विद्यालय में है प्राथमिक स्तर पर तो वहाँ पर शिक्षक छात्र का अनुपात 40:1 होगा। छात्र अनुपात जो है शिक्षक छात्र अनुपात वो होगा 1:40। साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो ये दोनों के दोनों प्रश्न पत्र पेपर में पूछे गए हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछे साथियों, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो साथियों इनमें जो है वो है विश्वसनीयता होना जरूरी है, वैधता होनी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है। लेकिन जो अभिक्षमता जो इसमें दिया गया है ये इसमें जरूर नहीं, तो ये भिन्न हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों वैधता क्या होती है ये प्रश्न पूछा गया है। वैधता ये होती है साथियों जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही, तो वैध है साथियों। अगर हो रही है तो वो वैध है और नहीं हो रही उद्देश्य की प्राप्ति तो वो अवैध है। विश्वसनीयता क्या होती है साथियों। विश्वसनीयता होती है साथियों कि कोई आप जो है काम कर रहे हैं तो उसकी जो मापकता है वो बार बार समान आ रही है। जो अंक समान है साथियों
जो बार बार अंक समान आ रहे हैं किसी प्रश्न पत्र को चेक करने पर या किसी भी काम को चेक करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर विश्वसनीयता झलक रही है। ठीक है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है साथियों? वस्तुनिष्ठता होती है किसी घटना का यथार्थ रूप, जो जैसा है उसका फिक्स होता है साथियों, वो वस्तुनिष्ठता में शामिल की गई है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लेना। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है ये तो आपको पता होना चाहिए। साथियों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की अगर बात करें तो अगर बच्चा नहीं है तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता या अच्छा नहीं हो सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण जो माना है वो किसको माना है? बच्चे को माना है, शिक्षार्थी को माना है, वो है स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उसको माना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट्स लिख सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक में पारिस्थितिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है, एक चिंतनशील अगर शिक्षक है साथियों तो उसके लिए जो जरूरी है वो क्या है? वो है कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले। ठीक है। आपस में डिस्कस करें, वो किसी बात को लेकर चर्चा करें। तो ये कुछ है जो साथियों अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिलने का मतलब ये है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है वो आपस में मेल भाव की करना चाहता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है साथियों क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका अर्थ क्या होगा ये हमको बताना है साथियों। तो क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुधैर्य अनुसंधान है, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य के लिए एक शोध है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है, ये एक प्रकार का क्या है साथियों? शोध जिसमें तत्काल समस्या का समाधान। अनुक्रियात्मक अनुसंधान है साथियों, इसमें तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया, तो इसको भी आप नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, अनुमोदक होनी चाहिए, सुविधादाता होनी चाहिए, आधिकारिक होनी चाहिए, तानाशाही। तो साथियों NCF 2005 कहता है जो शिक्षा हो साथियों वो शिक्षक हो वो सुविधादाता की भूमिका निभाता है। इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इस पे साथियों रटने का विरोध किया है। रटने का क्या किया है? रटने का विरोध किया है। NCF में रटने का विरोध किया है। और साथियों जो क्या बोलते हैं इसको, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, बिना बोझ के शिक्षा, इस पर बल दिया है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, यह मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो हमको बताना है साथियों। जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो क्या होता है हमको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो होगा उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। टी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों वो मिलान चिन्ह से संबंधित है। इसमें जो सही वर्णन है वो हमको बताना है। तो साथियों ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को सही वर्णन से मिलान कीजिए। इस एक तरफ तो विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, एक तरफ सिद्धांत का क्या है साथियों? वर्णन है। तो इसमें पूछा है समीप दूर दिशा, जो दूर अभिमुख है, समीप से दूर अभिमुख, इसका जो मिलान है साथियों वो हमको करना है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, डी से मिलाना है इसको। और नेक्स्ट जो है वो है सिर पदामुख। तो सिर पदामुख को मिलाना है सिर से पैर की ओर। इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। तो ये साथियों अंतर्वैयक्तिक भिन्नता विभिन्न बच्चों के जो भिन्न भिन्न दर होती है, दर से बढ़ते हैं, इससे मिल जाएगा। और अंतिम जो है साथियों ये बचा हुआ है सी से मिल जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, इसको आप नोट कर लेना। और अंतिम हमारा जो प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है कि विकास से किस ओर बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो साथियों जो विकास है वो बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हुए साथियों। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और जो साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है साथियों उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।